हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं क्लास 11th के पहला चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है बिलियन सॉल्यूशन। हालांकि क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो बिलियन नाम का एक चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो बिलियन शामिल किया गया है वो उसके थोड़े से कंटेंट होंगे, थोड़े से मात्रा यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि क्लास 12th में आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और जाहिर सी बात है कि आगे के क्लास में हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये जान लें कि पिछले क्लास में हम आप लोगों ने क्या पढ़ा। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र और कैलकुलेशन मेथड ऑफ मूलानुपाती सूत्र। और बहुत सिंपल सा वे था कि जैसे मानिए आपके पास एक फॉर्मूला है C6H6, ये किसका अनुसूत्र है? तो आप सबको पता है कि ये बेंजीन का अनुसूत्र है। इसमें हमने आपको कहा था कि इसके जो भी एलिमेंट है उसके सिंपल रेशियो को आप कैलकुलेट कर लो। तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 ये हो जाएगा 1:1 और यही 1:1 से क्या बनेगा, इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा। और इसका इंपेरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH होगा। तो इस पर पूरे डिटेल से जानकारी आप चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को निश्चित रूप से जाकर आप अटेंड करिए, देखिए। तो चलिए आज के कड़ी में थोड़ा हम आप लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहाँ पर, बिलियन की ओर, कि बिलियन क्या है और बिलियन किस प्रकार से वर्क करता है, इन बातों को जानना है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, बिलियन या घोल। देखो सर, बिलियन या घोल जो है ना मिश्रण है। बिलियन या घोल क्या है? मिश्रण है। आप सबको पता है कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं। मिश्रण ना दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। अब समांगी किसको कहते हैं? जिसमें सब कुछ एक ही जैसा हो, यानी जिसमें एक परावस्था हो, जिसमें एक परावस्था हो। तो एक परावस्था वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसका एक मात्र एग्जाम्पल है हम आप लोगों के पास, वो एग्जाम्पल क्या है? बिलियन है। जबकि जिसमें एक से अधिक परावस्था हो, जिसमें एक से अधिक ना, मोर देन वन, एक से अधिक परावस्था हो, उसको हम आप लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम आप लोग कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का सिचुएशंस और समांगी मिश्रण का सिचुएशंस आपने देख लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं। सर विषमांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल है आपके पास कोलाइड और दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास निलंबन। तो कोलाइड और निलंबन यहाँ आपको डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पर आपको डिस्कस क्या करना है? बिलियन। तो हमें एक पॉइंट अभी तक समझ में आया कि बिलियन क्या है? समांगी मिश्रण है। अब चूंकि मिश्रण है तो मिश्रण बनने के लिए कम से कम दो तरह का कंटेंट चाहिए। एक कंटेंट में मिश्रण बन नहीं सकता। आप पानी में पानी कितना मिला लीजिए, दूध में दूध कितना मिला लीजिए, वो मिश्रण नहीं कहलाएगा। मिश्रण तब कहलाएगा जब उसमें दो अलग अलग प्रकार का पदार्थ होगा। तो कौन कौन सा पदार्थ होता है बिलियन के अंदर? तो समझिए इन बातों को। ये कंटेंट मैं रहने देता हूं, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा कि समांगी मिश्रण के कितने परावस्था होते हैं? एक। विषमांगी मिश्रण में कितने परावस्था होते हैं? एक से अधिक। ये एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इन बातों का ख्याल रखिए। तो यहां जो डेफिनेशन बन के तैयार होगा वो क्या होगा? तो विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो यहां तो डेफिनेशन बहुत सिंपल टर्म में आ चुका है। अर्थात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? कि विलय प्लस विलायक। तो विलय और विलायक अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा? विलय विलायक मिलने के बाद बन जाएगा बिलियन।
इसी विलय और विलायक और विलयन को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। सर विलयन को हम कहेंगे घोल, विलयन को क्या कहेंगे? घोल। विलय को क्या कहेंगे? विलय को कहेंगे घुल, और विलायक को क्या कहेंगे? घोलक। तो आप ये भी बोल सकते हो सर कि घुल प्लस घोलक इज इक्वल टू घोल। मैं अब कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी यानी पानी में हम जब चीनी मिला देते हैं तो क्या बनता है? मीठा जल बनता है। यहां पर जल विलायक हो गया, चीनी विलय हो गया और मीठा जल विलयन कहलाएगा। उसी प्रकार से जैसे हम आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ORS घोल, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये भी एक प्रकार का घोल है और ये भी समांगी मिश्रण के अंतर्गत ही आया करता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल समझ चुके हैं कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ एक बात और समझिए, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। यही रीजन है, मतलब मैं इस पॉइंट को भी लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं आपको, बस अभी केवल उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप आराम से नोट करिए। मैं आपको अब ले चलता हूं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? विलय। विलय यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको कहेंगे सर? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो विलयन में अल्प मात्रा में, जो विलयन में अल्प मात्रा में क्या रहता है? उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। विलय पदार्थ विलायक में घुलकर अपने भौतिक अवस्था का क्या करता है? त्याग कर देता है। तो इस बात को भी हम लिख डालेंगे कि विलय पदार्थ विलायक में ना घुलकर, विलायक में घुलकर अपने भौतिक अवस्था का, जो उसका फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है। दैट मीन्स अब वो दिखेगा नहीं विलयन के अंदर, अब सब कुछ ऐसा लगेगा जो विलायक ही है। विलय अपना स्टेट ही खो देगा, अपना अस्तित्व खो देगा। जैसे चीनी बहुत अच्छा विलायक है जल के अंदर, नमक बहुत अच्छा विलायक ये भी माना जाता है, सोडा etc। तो ये सब बहुत अच्छे विलायक पदार्थ हैं। तो विलायक आपने समझ गया कि वैसा पदार्थ जो विलयन में अल्प मात्रा में, थोड़े से मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा विलय पदार्थ विलायक में घुलकर अपने भौतिक अवस्था को क्या करता है? छोड़ देता है, अपना भौतिक अवस्था खो देता है, यानी यह अपने भौतिक अवस्था पर कायम नहीं रहता। अब बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है जो आप लोगों के पास आया था, वो क्या है? विलायक या घोलक। तो विलायक या घोलक यानी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जो ना विलयन में अधिक मात्रा में हो, वैसा पदार्थ जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलायक कहते हैं। विलायक चूंकि सर्वाधिक मात्रा में है तो विलयन का भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि विलयन का कौन सा अवस्था सर? भौतिक अवस्था
विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। विलियन का जो फिजिकल स्टेट हो गया वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि विलायक कैसा है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जल सबसे अच्छा विलायक पदार्थ है, बहुत शानदार विलायक है। हालांकि जल के अलावा भी बहुत सारे विलायक हैं, ये विलायक डिपेंड करता है नेचर के ऊपर ना। तो मूल रूप से हमें केवल और केवल यहाँ पर इंट्रो जानना है, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। क्लास 12th में जब आप ऑलरेडी जाएंगे तो बिलियन चैप्टर से आपका सामना होगा। तो आपने देख लिया बिलियन किसे कहते हैं, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जो पदार्थ विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, और जो पदार्थ विलियन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलियन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो विलय पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर निर्भर करता है, विलायक पर निर्भर करता है। इन सब बातों की चर्चाएं हो चुकी है। अब थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आगे के टॉपिक को जो विलियन के अंदर डिस्कस करेंगे वो है विलियन का सांद्रता। भाई सांद्रता को जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बीकर है। अब इस बीकर में 1 लीटर जल भरा हुआ है। कितना जल है, 1 लीटर जल है। इस 1 लीटर जल में हम पहले 100 ग्राम चीनी डालते हैं, फिर 100 ग्राम चीनी डालते हैं, फिर 100 ग्राम चीनी डालते हैं, फिर 100 ग्राम चीनी डालते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल चीनी 100 ग्राम है, तो इसका मिठास कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर टोटल चीनी 100 प्लस 100 200 ग्राम हो गया, तो मिठास थोड़ा और ज्यादा हो गया। यहाँ पर आ जाए तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 ग्राम हो गया, यहाँ मिठास और अधिक हो जाएगा। ये मिठास 1 पॉइंट है, ये मिठास 2 पॉइंट है, ये मिठास 3 पॉइंट हो गया। अब यहाँ आए तो 100 ग्राम चीनी और हम घोलते हैं, ये मिठास कितना पॉइंट हो गया सर, तो ये मिठास हो गया 4 पॉइंट। तो निश्चित रूप से ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। यही मिठास या कोई भी पदार्थ जो, चूंकि विलय पदार्थ अभी चीनी है इसलिए मिठास बढ़ रहा है, अगर नमक रहता तो नमकीनपन बढ़ता। यही जो विलय का मात्रा है, इसी विलय के मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता या समाहरण कहते हैं। लेकिन तब कहते हैं जब विलियन 1 लीटर हो। विलियन कितना लीटर हो, 1 लीटर हो। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन निकल के आता है सर कि किसी विलियन के, ध्यान से समझिए, किसी विलियन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय के मोल को, विलय के मोल को सांद्रता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, कैपिटल C इसका सिंबल बना दीजिएगा। इसे C से सूचित किया जाता है। अब रही बात कि यहां पर यदि हम पॉइंट जाने कि सांद्रता हो क्या जाएगा, तो अर्थात सांद्रता बराबर, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, सांद्रता बराबर N विलय यानी विलय का मोल बटा V विलियन, विलियन का V विलियन, विलियन का आयतन इन लीटर। ये जो आयतन होना चाहिए वह किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। बिकॉज डेफिनेशन क्या है, किसी विलियन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को, किसके मोल को, विलय के मोल को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और इस सांद्रता को किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। तो आप ऑलमोस्ट इसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बना सकते हैं, C = N/V। अब मैं थोड़ा सा इसे और एलिबरेट करूंगा, तोड़ूंगा, तो मैं इसे आपको कह सकता हूं कि सांद्रता बराबर
विलय का मोल। मोल आपने खूब पढ़ा है, मोल के लिए बहुत सारे लेक्चर्स हमने आपके लिए डाल रखा है चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो n विलय, विलय का मोल कैसे निकालेंगे? तो विलय का भार, विलय का भार बटा क्या? अनुभार का होल बटा भी बिलियन। बिलियन के आयतन में, अब बिलियन का आयतन सोच लीजिए लीटर के बजाय मिलीलीटर में हो, तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा किससे? 1000 से। अब प्रॉपरली इसे हम सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, सांद्रता को c मान लेते हैं, विलय के भार को x मानते हैं, अनुभार को WT मानते हैं, गुना 1000 बटा। अब देखिए यहाँ 1000 क्यों आया? क्योंकि आयतन को हमने लीटर मिलीलीटर में कर दिया, जबकि डेफिनेशन कहता है लीटर में। तो जैसे कहीं पर आप अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 0.5 लीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 500 ml बटा 1000। तो अब ये फाइनल वैल्यू किस में होगा? लीटर में होगा। सेम वही काम मैं यहाँ पर भी कर रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशंस। सो 1000 बटा भी इन ml। अब इमेजिनेशन करिए कि अगर भी इन ml ना हो, आयतन लीटर में ना हो, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर देंगे कि c बराबर x बटा WT गुना 1 बटा भी इन लीटर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई केवल वही लिख सकते, नहीं नहीं, जो चीजें पॉसिबल है, हर एक पॉसिबल चीजों को हम आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सर आगे देखो, सांद्रता का कुछ ना कुछ मात्रक होगा, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है सर? मोल प्रति लीटर होता है। अब ये सांद्रता का जो यूनिट है मोल प्रति लीटर है, इस बात को यदि 2 नंबर में कैलकुलेट करने के लिए दे दें तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन बातों को भी समझिए ध्यान से। सर C इज इक्वल टू n बाई भी, ये आपके पास फॉर्मूला है। n का मतलब क्या है? विलय का मोल, और विलय के मोल का मात्रक क्या होता है? मोल खुद एक मात्रक है, पदार्थ के मात्रा के मात्रक को मोल कहते हैं। तो मोल जो खुद मात्रक है उसके लिए फिर क्या नया मात्रक? वही मात्रक कहलाएगा मोल। और आयतन का मात्रक, चूंकि लिक्विड पदार्थ है तो हम यहाँ पर लीटर लेते हैं। लीटर SI मात्रक नहीं है, इस बात का पूरा आपने ख्याल रखना है। बहुत बार आप गलती करते हैं, लीटर SI मात्रक नहीं है, बस यूजुअल मात्रक है, उपयोग में आता है, यूज में आता है। सो फाइनली हो गया C इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, या बहुत बार आप इसे ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं, मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता का मात्रक क्या है? तो मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। चलो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे के सिचुएशंस को और डिस्कस कर लेते हैं और चीजें समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए अब जो मूल बातें हैं वो यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से शामिल होगा कि सांद्रता ताप में परिवर्तन के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अब काहे परिवर्तित हो जाता है भैया? परिवर्तित हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसे बिलियन के, किसके? तो बिलियन के आयतन के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ये 2 नंबर के लिए प्रॉपर क्वेश्चन हो जाता है कि सांद्रता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो आपको लिखना पड़ेगा सांद्रता ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसे विलयन के आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु का अंतराण्विक आकर्षण बल बदलता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बदलने से क्या हो जाता है? आयतन बदल जाता है। अब चूंकि आयतन बदल गया, C बराबर n बटा भी, तो ये भी जैसे ही बदलेगा तो C का रिजल्ट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सर इस बात का पूरा आपने ख्याल रखना है।
अब इस सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, जिन चीजों को द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा वह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। यानी ताप पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या, वह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होगा। जैसे सांद्रता ताप पर निर्भर कर रहा है, मतलब ताप बदलेगा तो सांद्रता बदल रहा है। चलिए अब इस पर मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की ओर, लेकिन क्वेश्चन की ओर ले जाने से पहले कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन में यदि विलय का मोल और विलयन का आयतन दिया है तो C बराबर N/V इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, विलय का मात्रा दे देगा और विलयन का आयतन दे देगा। तो खूब ज्यादा जो प्रयोग होने वाला है वो है C बराबर X/WT गुना 1000/V/ml। गलती से यहां पर मात्रक ये नहीं लिख देना, मोल प्रति ml नहीं लिखना सर, मोल प्रति ml लिख दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना, मोल प्रति लीटर। अब कहोगे कैसे गलत होगा सर, देखो यह डेटा आप ml में लिख रहे हो, 1000 से भाग भी तो दे रहे हो ना। तो जैसे आप कहीं पर 800 ml है और उसमें 1000 से भाग दे रखे ऑलरेडी, तो ये ml थोड़ी रहा, अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इन बातों का पूरा आपने ख्याल रखना है। चलिए मैं इस पर आपको क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आगे भी आपको ले चलेंगे। तो इस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हम आप लोगों के पास, वो क्वेश्चन रहा ये सर कि किसी विलयन के 400 ml में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घुला है तो विलयन का सांद्रता कैलकुलेट करें। एक ना सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, NaOH और जल से, चूंकि जलीय विलयन है और ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, तो ये दोनों का दोनों मिलकर विलयन बना लिया ना। अब इस विलयन में ये कितना ग्राम है, 4 ग्राम है, और विलयन कितना है, 400 ml है। तो कहता है इस विलयन का सांद्रता कैलकुलेट करो। सर ये विलय का भार हो गया, सांद्रता निकालने के लिए विलय का अनुभार चाहिए। तो सबसे पहले हम विलय का अनुभार कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, टोटल मिलाकर हो गया 40 ग्राम प्रति मोल। तो चूंकि C बराबर X/WT गुना 1000 बटा क्या, V/ml। सो इसलिए C बराबर वैल्यू ऑफ X का वैल्यू 4, WT का वैल्यू 40 गुना कितना 1000 और V/ml कितना है, 400 है सर। अब इसको सॉल्व करिए, ये देखिए ये 0 0 कैंसिल ना, तीनों का तीनों 0 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, बच क्या गया 1/4। 1/4 मतलब 0.25 मोल प्रति लीटर। आप ऐसे करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो जरूरी बात है कि जो भी डेटा दिया है उस डेटा को पहले इस फॉर्म में लिखिए, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। जैसे यहाँ विलय 4 ग्राम है, विलायक से हमें कोई लेना देना है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर विलयन 400 ml है तो 400 ml लिख देंगे। विलयन का अनुभार हम निकाल लेंगे, विलय का अनुभार निकाल लेंगे, 40 ग्राम प्रति मोल आया। अलग अलग विलय का अनुभार अलग अलग होता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में बता रखा है। आप एक्चुअल में ना सीखना चाहते हैं तो इसके पूरा लेक्चर को देखिए, चैप्टर के एक लेक्चर को देखिए तो ही आप सीख पाएंगे। तो चूंकि C बराबर X/WT गुना 1000/V/ml, इसलिए C, अब X का वैल्यू 4 था, WT का वैल्यू 40 गुना 1000/400। देखिए 3 0 नीचे, 3 0 ऊपर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, तो बचा 1/4। फाइनली कैलकुलेट होकर क्या आ गया, 0.25 मोल प्रति लीटर। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और अगला क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं। सर अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिए कि 400 ml जलीय विलयन में कितना ग्लूकोज घोला जाए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर सूत्र नहीं ध्यान में रहा तो फिर आप गलती कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज को जल में घोला जा रहा है और जल में घोलकर कौन सा विलयन बनाया जा रहा है, जलीय विलयन। तो भाई मेरे विलयन बनके तैयार है और इस विलयन का आयतन भी संयोग से देखिए 400 ml ही है। तो कहता है कि इसमें कितना ग्लूकोज घोले, X का मात्रा बताइए, जिससे विलयन का सांद्रता, इस विलयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो 0.8 मोल प्रति लीटर हो जाए।
उस बार सांद्रता दिया, ये x दिया था, सांद्रता निकालना था, इस बार सांद्रता दे दिया और कहता है किसको निकालिए, x को निकालिए। ना ना, वो x नहीं, ये x कैलकुलेट करना। अब जीवन भर x का वैल्यू कैलकुलेट करते आए हैं कि, लेकिन के बावजूद देखिए x कितना जटिल चीजें हैं, कैलकुलेट हो ही नहीं रहा। अलग अलग क्वेश्चन में x का वैल्यू भी अलग अलग है, तो x से बच के रहिए ना और y पर काम करिए। चलिए देखते आगे। तो इसका सबसे पहले हम अनुभार कैलकुलेट करेंगे, WT कैलकुलेट करेंगे। सर देख लो, इसका अगर हम WT कैलकुलेट करके देखें तो क्या आने वाला, कार्बन 12, 6 गो कार्बन है तो 72 हो गया, हाइड्रोजन 1, 12 गो हाइड्रोजन है, 12, ऑक्सीजन 16, 6 गो ऑक्सीजन है, 94। टोटल जोड़ लीजिएगा ना सर तो ये आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। अब ना आप सांद्रता का वो शानदार वाला जो सूत्र है, C बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V/ml, इसका प्रयोग करिए। अब इसका प्रयोग करिए और आप सभी डेटा को इसमें पुट कर दीजिए। तो C का वैल्यू कितना, 0.8, x का वैल्यू कितना, अरे भैया जीवन तो इसी x के चक्कर में फंसा है ना, WT का वैल्यू कितना, 180 गुना 1000 बटा क्या, V/ml, वॉल्यूम कितना है, 400 है। देख लो ना सर, 1 2 3, 0 गया, खत्म। अब बच क्या रहा है, तो x बराबर 0.8 गुना 18 गुना 4 ना सर। तो ये देख लो फाइनली x बराबर, अच्छा हाँ 18 चौका 72, तो 0.8 गुना ये हो गया 72। अब इसको आराम से गुना करिए, 8 दूना 16, 8 सते 56, एक कितना 57 दशमलव है, तो 57.6 ग्राम। अगर ग्लूकोज हम मिला देंगे 400 ml वाले जलीय विलयन में, तो विलयन का सांद्रता कितना हो जाएगा, 0.8 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल चीजें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग हैं ही समझदार। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। अरे भाई हम तो चेंज कर ही लिए ना, अब क्यों चेंज करने के लिए कह रहे हो। हाँ, अब आइए सांद्रता व्यक्त करने का विधि, एक्सप्रेसिंग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, की सांद्रता को किस प्रकार से हम आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है, देखना है। तो भाई सांद्रता व्यक्त करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें एक मेथड का नाम है, क्या नाम है सर, द्रव्यमान प्रतिशत। इन सब चीजों के ऊपर जिक्र करेंगे हम आप लोग। दूसरा का नाम है, क्या नाम है सर, आयतन प्रतिशत। तीसरा कौन है, तीसरा है, देखिए दोनों को मिला दिया गया, द्रव्यमान को कैलकुलेट किया गया किसके अंदर, आयतन के अंदर, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा कौन है हम लोगों के पास, तो चौथा है मोल अंश, इसी को मोल प्रभाज्य के नाम से भी, मोल प्रभाज्य के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को मोल भिन्नांक भी बोला जाता है। तो ये एक शानदार सा पॉइंट होगा जो क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th में खूब काम आएगा। मोलरता सांद्रता का ही दूसरा नाम है। और छठा कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड जो हम आप लोग देखेंगे, वह देखेंगे मोललता पढ़ेंगे कि मोललता क्या है। फिर सातवां भी हम लोग पढ़ेंगे, सातवां विधि पढ़ेंगे नॉर्मलता की, नॉर्मलता क्या है। और आठवां विधि निश्चित रूप से पढ़ेंगे पीपीएम। जब देखेंगे तब देखेंगे कि पीपीएम क्या होता है। तो सांद्रता को कैलकुलेट करने के टोटल 8 विधि हैं। अलग अलग सिचुएशंस के लिए सांद्रता को अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग टू सांद्रता यहाँ पर 8 विधि से कैलकुलेट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं समझ रहे तो और अच्छी बात। तनाव नहीं लेना है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। और अगला लेक्चर में क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड की सांद्रता को किस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है।